नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। केमिस्ट्री वन लाइनर हम पढ़ रहे थे और चलते हैं आज की क्लास पर। सबसे पहले है ईंधन और मिश्रण स्रोत और उनकी कार्यप्रणाली। ईंधन, मिश्रण स्रोत और कार्यप्रणाली। तो देखो, इधर है विभिन्न प्रकार के ईंधन, यहाँ है उनके मिश्रण स्रोत और इधर है उनकी कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले आता है एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मिश्रण या स्रोत क्या है इनके, देखो प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, ये क्या है इनके मिश्रण है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों में रसोई के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है, घरेलू सिलेंडर या घरेलू गैस सिलेंडर, उसमें क्या भरी होती है, उसमें एलपीजी ही भरी होती है। नेक्स्ट है, इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती है। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण को एलपीजी कहते हैं और 1 ग्राम एलपीजी से 50 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम एलपीजी, 1 ग्राम एलपीजी से किसके बराबर होती है, 50 किलो जूल ऊर्जा के बराबर होती है। आए बात समझ में। नेक्स्ट है फिर पेट्रोलियम। तो नीचे दिया हुआ है कि पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। यह विशेष गंध युक्त काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है। जो निकलता है ना, जब ये पेट्रोल निकालते हैं, ये जो द्रव निकालते हैं जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं, उसी से क्या होता है, वो रिफाइन हो के पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि बनते हैं। तो जो हमारा कच्चा तेल होता है वो कैसा होता है, काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है। पृथ्वी के भीतर यह अवसादी परतों के बीच पाया जाता है। पेट्रोलियम समुद्री सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से बना है। यह जल की अपेक्षा हल्का और जल में अविलेय होता है। जल की अपेक्षा यह हल्का होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी के अंदर तेल की बूंद डालते हैं तो तेल ऊपर तैरने लग जाता है और पानी नीचे रहता है। फिर है इसका मिश्रण। तो ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है वह प्रक्रम जिसे पेट्रोलियम का परिशोधन किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। जिससे पेट्रोल का जो परिशोधन किया जाता है उस विधि को बोला जाता है प्रभाजी आसवन। कार्य प्रणाली देख लो इसकी। पेट्रोलियम से रंजक यानी डाई, दवाइयाँ, विस्फोटक, एल्कोहल, रबर तथा प्लास्टिक बनाए जाते हैं। रसोई गैस यानी एलपीजी पेट्रोलियम का ही उप उत्पाद है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अम्लों से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। इधर क्या क्या है, इधर अम्ल, इधर प्राकृतिक स्रोत, इधर औद्योगिक निर्माण की विधि और यहाँ पे इनके उपयोग। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, हरा कशिश। औद्योगिक निर्माण विधि क्या है इसकी, या तो शीश कक्ष और संपर्क विधि से इसका निर्माण किया जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में व विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, फिटकरी व सोरा इसका प्राकृतिक स्रोत है। और औद्योगिक निर्माण विधि कौन सी है, साल्ट फिटर व वर्कलैंड अर्क प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। उपयोग इसका औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी, विस्फोटक पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, फलों के रसों में व सुगंधित तेलों से इसको प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक निर्माण विधि क्या है, एसिटिलीन से व सिरका से इसको
प्राप्त किया जाता है। उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में और खट्टे खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत होता है सारेल का वृक्ष, एक पेड़ होता है सारेल नाम का, वो इसका प्राकृतिक स्रोत है। और औद्योगिक निर्माण कैसे होता है? सोडियम फॉर्मेट से इसको औद्योगिक निर्माण किया जाता है। उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में, चमड़े के विरंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट देखो, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत घास और मूत्र से मिलता है, ये प्राकृतिक रूप से। और कारखाने में कैसे बनाया जाता है? उद्योग में तो बेंजाइल क्लोराइड से इसको बनाया जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है साइट्रिक अम्ल, ये खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम कैसे? कच्ची शर्करा के किण्वन से बनाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में या कपड़ा उद्योगों में जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित व रबड़ के स्कंदन में व चमड़ा व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत ये है, वो कौन सा है? लाल चींटियों में एवं बर्रे में व बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इस वजह, अगर ये अम्ल जो हमारे चमड़ी में, हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वहां पर बहुत जोर से दर्द होता है। नेक्स्ट देखो, अब है रसायन विज्ञान की कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। रसायन विज्ञान में बहुत सारे शब्द हैं, उनकी अलग अलग परिभाषा है, तो वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले है विषमांग पदार्थ। विषमांग पदार्थ की जो परिभाषा है वो क्या है? जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो या अधिक भाग होते हैं उन्हें विषमांग पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? दूध हो गया, रक्त हो गया, धुआं, बादल, बारूद, मिट्टी आदि क्या है? सब विषमांग पदार्थ हैं। नेक्स्ट है फिर समांग पदार्थ। जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का हो उसे समांग पदार्थ कहते हैं, जैसे धातु, गैस, विलयन इत्यादि। अब आता है विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है तत्व, एलिमेंट। तो समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। और अब तक टोटल कितने? 105 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने तत्व? 105 तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक टोटल। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए H2O, NH3, CO2, NaCl, CH4 इत्यादि क्या है? ये यौगिक हैं सारे। नेक्स्ट देखो, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। जब परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट, वो क्या होता है? तो किसी तत्व का नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या P+N, ये क्या होता है? परमाणु भार होता है। नेक्स्ट चलो, अणु। किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हैं, क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एवोगाद्रो संख्या। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को एवोगाद्रो संख्या N कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 6.02 गुणा 10⁻23 प्रति मोल होता है। अब मोल देखो, किसी पदार्थ का वह भाग जिसमें उस पदार्थ के 6.02 गुणा 10⁻23 कण होते हैं
पदार्थ का एक मोल कहलाता है। नेक्स्ट आता है फिर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार, और यही क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट आता है समस्थानिक आइसोटोप्स। इसकी परिभाषा देखो, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कोई तत्व है, उनके दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है संभारिक आइसोबार। तो जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, समान होगा, वे कहलाते हैं संभारिक कहलाते हैं वे। फिर है सम न्यूट्रॉनिक। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या है, 1H3 2He4 6C13 7N14। फिर आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे Na प्लस Mg++ Al+++ यानी ट्रिपल+, ये क्या है, आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अपरूपता एलोट्रोपी। किसी तत्व के दो या अधिक रूप उस तत्व के अपरूप तथा उनके गुणों को अपरूपता कहते हैं। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दोनों क्या है, ये अपरूप है। दोनों किसके अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट आता है सम आकृतिकता। उन भिन्न यौगिकों को जिनकी क्रिस्टलीय आकृति समान होती है समाकृतिक तथा उनके इस गुण को समाकृतिकता कहते हैं। जैसे Ag2S और Cu2S, दोनों क्या है, इनकी आकृतिकता समान है। नेक्स्ट चलो बहुरूपता। तो बहुरूपता क्या होती है, किसी पदार्थ के दो या अधिक क्रिस्टलीय रूप प्रदर्शित करने के गुण को बहुरूपता कहते हैं। समायोता। तो जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु अणु संरचनाएं भिन्न होती है उन्हें समावयवी यौगिक या उनके इस गुण को समायोता कहते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनियम साइनेट, यूरिया इत्यादि। नेक्स्ट आता है फिर रेडियो एक्टिवता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो एक्टिवता की परिभाषा देख लो क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। स्वतः ही क्या होते हैं, विखंडित यानी टूटते हैं अपने आप से, और क्या करते हैं, वो अदृश्य किरणें होती है उनका उत्सर्जन करते हैं, अदृश्य किरणें छोड़ते हैं। तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और ये जो घटना होती है इस घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिवता। नेक्स्ट आता है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड्स। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक आयनिक बंध कहते हैं। उदाहरण NaCl, MgO इत्यादि। नेक्स्ट आता है सहसंयोजक बंध। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा सुन लो। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए H2, O2, CO2 इत्यादि। नेक्स्ट चलो उप सहसंयोजक बंध। इसमें परमाणुओं के मध्य साझेदारी का, इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी का इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा इसका, PCl5 BF3 SF6। फिर आता है संकरण। तो किसी परमाणु पर भिन्न ऊर्जा के दो या अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के
दो या अधिक नए ऑर्बिट बनाते हैं। इस प्रक्रम को परमाणु ऑर्बिट का संकरण कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की परिभाषा सुनो। परमाणुओं, आयनों, अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। सीधी भाषा में समझो, अगर कोई भी परमाणु, आयन या अणु है, वो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वो जो त्याग करने की प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किया जाता है उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अपचयन ही आ गया। परमाणु, आयन, अणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट आता है फिर आयनन विभव। तो किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे उस तत्व का आयनन विभव कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट चलो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये क्या होता है? तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कोई भी एक उदासीन गैसीय परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो डाला जाता है ना, तो उस पर जो ऊर्जा होती है उस इलेक्ट्रॉन पर, उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। फिर आता है विद्युत ऋणात्मकता। तो अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अयस्क, तो उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। इनसे इनको शुद्ध करके धातु निकाली जाती है। उत्प्रेरक, तो जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? MnO2, NOPT आदि। नेक्स्ट आता है स्वर्ण अंक यानी गोल्ड नंबर। तो द्रव स्नेही कोलाइडों की रक्षी क्षमता जो होती है उसे क्या कहा जाता है? स्वर्णांक कहा जाता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्वथन करके तेजी से वाष्प में बदल जाता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथन का मतलब है वो उबलने लगता है, जब उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की क्या हो जाएगी परिभाषा? अधिक अणुभार वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं। संयोजकता यानी वैलेंसी, तो किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अम्ल क्या होता है? तो वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में OH+ आयन उपस्थित रहता है तथा जो अम्ल से क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। फिर आता है लवण यानी साल्ट। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो वो लवण कहलाते हैं। अब देखो आगे है गैसीय ईंधन। तो अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या क्या है? भाप या फिर अंगार गैस, वाटर गैस। ये क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2 दोनों कितने? 50%, 50%। फिर आता है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का। कितने कितने हैं? तो Na+CO। ये तो Na तो कितना?
65% और CO 35% है। फिर आता है कोल गैस, तो कोल गैस में H2 प्लस CH4 प्लस CO प्लस N2 या CO2, तो कितने प्लस अन्य कितने कितने, H2 40%, CH4 35%, CO 8% और N2 या CO2 8% और अन्य कितना 4%। नेक्स्ट आता है पेट्रोल गैस, तो विभिन्न प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है ये C6 और C का बॉन्ड। फिर आता है तेल गैस, तो किसका मिश्रण है ये CH4 प्लस C2H4 प्लस C2H2 यानी मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का। अब देखो कुछ तत्व व उनके आविष्कारक दिए गए हैं, इधर क्या है तत्व हैं और इधर उनके आविष्कारक हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, आविष्कारक या खोजकर्ता कौन इसका, H कैवेंडिश, कहाँ के थे, यूके के। हीलियम, तो हीलियम का आविष्कार किसने किया, लोकेयर, यूके ने किया। लिथियम, लिथियम की खोज J.A. अफेंडसन, स्वीडन ने किया। बेरिलियम, तो बेरिलियम की H.L. वाकवेलिन, कहाँ के, फ्रांस के थे, इन्होंने की। बोरॉन, तो बोरॉन की खोज गेसुलाक, मेनार्ड, डेनी, तीनों कहाँ के, स्वीडन के। अब देखो कार्बन, कार्बन का जो पता लगाया है वो प्रागैतिहासिक काल में पता लगाया गया है इसका खोज करता अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनमें से कोई भी नहीं है, ये प्रागैतिहासिक काल से ही चला आ रहा है। नाइट्रोजन का तो रदरफोर्ड, यूके ने किया। ऑक्सीजन का सीले और प्रिस्टले दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया है। क्लोरीन का आविष्कार एच मेआवसन ने किया, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। नियोन, इसका सोजे और ट्रेवर्स, यूके के थे, इन्होंने किया है। सोडियम की खोज डेवी, यूके ने की है। मैग्नीशियम भी डेवी, यूके ने। एल्यूमिनियम ऑर्स्टेड और बोलर ने। सिलिकॉन, सिलिकॉन किसने, बर्जीलियस, स्वीडन ने किया है सिलिकॉन का आविष्कार। नेक्स्ट देखो फास्फोरस, एच ब्रांड, जर्मनी ने किया। सल्फर का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है सल्फर। क्लोरीन CW सिलेयानी, स्वीडन ने। ऑर्गन रेमजे और रेले, यूके ने। पोटेशियम का आविष्कार डेवी, यूके। कैल्शियम का आविष्कार भी डेवी, यूके ने। स्कैंडियम का आविष्कार HF नील्सन, स्वीडन ने। टाइटेनियम का क्लेप्रोथ, जर्मनी ने किया। मैग्नीज का J.G. जॉन, स्वीडन ने किया। आयरन का आविष्कार यह भी प्रागैतिहासिक काल से है। कोबाल्ट तो G. क्रेंडट ने किया है कोबाल्ट का आविष्कार। निकिल AF क्रांस्टेड ने स्वीडन ने किया। कॉपर का भी प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं इसके प्रमाण। जिंक, इसका आविष्कार AS मार्ग्रफ, जर्मनी ने किया। जर्मेनियम का आविष्कार CA विंकलर ने किया। आर्सेनिक का आविष्कार एल बंटर्स, मैग्सन ने किया, मैग्नस ने, सॉरी। अब देखो आगे है ब्रोमीन, तो AJ वेलार्ड, फ्रांस ने किया। क्रिप्टन की खोज किसने की, रेमजे और ट्रेवर्स, यूके ने। रूबेडियम की वुनसेन और किरचॉफ ने रूबेडियम की खोज की। स्ट्रॉन्शियम की खोज क्रुक्सेक, यूके ने की। मोलिब्डेनम की खोज PJ जेम, स्वीडन ने की। सिल्वर की खोज प्रागैतिहासिक काल से है। कैडमियम की F स्ट्रोमेयर ने की। टिन की खोज यह भी प्रागैतिहासिक काल से। एप्टिमनी ये भी प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है।
आयोडीन, आयोडीन की खोज किसने की? वी कोर्टोइज ने, ये कहाँ के? फ्रांस के थे। जीनोन की खोज रेमजे ट्रेवर्स यूके ने की। सीजीएम की खोज बुनसेन व किरचॉफ ने की। बेरियम की एच डेवी यूके ने की। टंगस्टन की खोज डब्ल्यू आर ब्रदर्स ने की। इरिडियम की खोज एस टिनेंड यूके ने की। प्लेटिनम की खोज ए डी ओलाव ने की। गोल्ड की खोज यह भी प्रागैतिहासिक काल में हुई है। अब नेक्स्ट है नियोन प्रकाश में उत्पन्न व्यापारिक रंग कौन कौन से हैं वो बताना है। इधर क्या है? प्रकाश का रंग है। इधर प्रयुक्त गैस या मिश्रण, यहाँ नली के कांच का रंग है, जो कांच की नली किस रंग की है वो रंग दिया हुआ है, और यहाँ पे उसके भीतर का जो दाब है वो में दिया गया है। देखो सबसे पहले है गहरा लाल, तो गहरे लाल कलर में नियोन का मिश्रण करते हैं तो नली का रंग कैसा होगा? लाल। फिर लाल रंग में नियोन गैस का मिश्रण करेंगे तो नली के कांच का रंग कैसा दिखेगा? रंगहीन दिखेगा। सुनहरे पीला प्रकाश का रंग है, उसमें हीलियम मिश्रित करते हैं तो रंग कैसा आएगा? एम्बर टाइप का। और देखो उनका जो भीतर का दाब, गहरे लाल में 10 से 18 mm, लाल में भी 10 से 18 और सुनहरे पीले में 3 से 4 mm का। नेक्स्ट आता है सफ़ेद। सफ़ेद में अगर हीलियम गैस मिलाते हैं सफ़ेद रंग में तो नली का रंग कैसा दिखेगा? रंगहीन दिखेगा और दाब 3 से 4 mm प्राप्त होगी। हल्के हरे प्रकाश रंग में ऑर्गन, नियोन व मरकरी गैस तीनों मिलाते हैं तो नली का रंग कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा और दाब कितना लगेगा? 10 से 20 mm का। गहरे हरे में ऑर्गन, नियोन और मरकरी गैस मिलाते हैं तो नली का रंग एम्बर दिखेगा और भीतर का दाब कितना? 10 से 20 mm। फिर आता है हल्का नीला, इसमें भी यही तीनों गैस मिलाई जाती है तो नली का रंग रंगहीन हो जाता है और दाब 10 से 20 mm होती है। गहरे नीले में भी यही तीनों रंग ये गैस मिलाई जाती है तो नली का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? बैंगनी और दाब 10 से 20 mm की दाब प्राप्त होती है। नेक्स्ट है देखो औद्योगिक रसायन, वापस शुरू आ गया। खोज और उनके आविष्कार। पहले तो क्या थे? तत्व और उनके आविष्कार। अब है औद्योगिक रसायन, उनकी खोज और उनके आविष्कार। तो देखो सबसे पहले है खोज कौन सी? इधर तो जो जो खोज हुई वो इधर खोज करता है। सबसे पहला है इस्पात प्रगलन प्रक्रिया। इसकी खोज किसने की? विस्मर ने की थी। इस्पात प्रगलन की जो प्रक्रिया की खोज की वो विस्मर ने की थी। नायलॉन प्लास्टिक की खोज किसने की? केरोथर्स ने की थी। जल की रासायनिक बनावट की खोज ये किसने की? केवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन दुर्लभ अक्रिय गैस, इसकी केवेंडिश ने की। मारडाइट या फिर द्रव ऑक्सीजन, इनकी खोज डिवार ने की। गैसों का जो नियम प्रतिपादित किया वो गेसुलाग ने किया। और रबर को वल्कनित करने की कला, वल्कनीकरण, इसकी खोज किसने की? चार्ल्स गुडियर ने की। प्रथम एनिलीन रंजक की खोज हाफमैन ने की थी। हीलियम की खोज लोकियर ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट की खोज नोबेल ने की थी और इन्हीं के नाम के ऊपर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सेलुलाइड की खोज किसने की? पार्किंसन ने की। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑर्गन, नियोन और हीलियम जो अक्रिय गैस हैं इनकी खोज रैमजे व रेलो ने की। बारूद की खोज रोजर केवन ने की। रंग प्रलेप की खोज शालीमार ने की। नियोन गैस की खोज किसने की? ट्रेवर्स ने की। हेवी हाइड्रोजन की खोज यूरे ने।
तो विसरण का नियम प्रतिपादित किया या दिया वो फ्रिंक ने दिया था विसरण का नियम। आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी आवर्त सारणी। नेक्स्ट चलते हैं मरकरी। मरकरी की खोज ऐतिहासिक है, पहले हो चुकी थी। लेड की खोज भी प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। बिस्मिथ की खोज CF जोफ्रे ने की। पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी ने। एस्टेटिन की खोज कोर्सन और मैकेंजी ने की। रेडॉन की खोज F.E. डार्न ने की। ये हो सकता है उधर पीछे का पेज, यहाँ लास्ट में आ गया। रेडियम की खोज पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी व बेमोंड, फ्रांस के थे, इन्होंने की थी। थोरियम की खोज जे बर्जिलिस ने की। प्रोटेक्टिनियम की खोज किसने की? हान मिटनर सोडी व क्रेंस्टन क्लेप्रोथ ने की थी। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ जर्मनी ने की थी। नेप्ट्यूनियम तत्व की खोज मिलन व एवेल्सन ने अमेरिका ने की थी। प्लूटोनियम की खोज सीवोर्ग जेम्स व मॉर्गन ने की थी। फर्मियम की खोज गियोसो अमेरिका के थे, इन्होंने की थी। तो यह है आज की हमारी क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।